Hi friend, welcome in the previous year question of electrostatics for NDA। इस लेक्चर के नोट्स आप exam.com/12938 पर फाइंड कर सकते हैं और हम इस लेक्चर में एनडीए में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस जब चैप्टर को आपने पढ़ रखा हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आपने ट्रिक वाला वीडियो और हमारा रिवीजन वाला वीडियो ऑलरेडी वॉच किया हुआ हो, सो दैट आपको क्वेश्चन आपको ज़्यादा इजीली समझ आए। तो आप देखेंगे कितने इजी क्वेश्चन है, बस 9th और 10th के लेवल के क्वेश्चन है। आपको बस एक बार क्वेश्चन पढ़ते जाना है और क्वेश्चन टिक करते जाना और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एनडीए 2017 पेपर 2 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेंट रिगार्ड्स टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो ना हो। तो इसमें से किसके इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? दे कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन, उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कहीं भी कोई भी एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। कोई भी मटेरियल या हमारी दुनिया में कुछ भी है जो एटम से बना हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। बिना इलेक्ट्रॉन के एक एटम ही पॉसिबल नहीं है तो मटेरियल भी पॉसिबल नहीं है। तो दे कंटेन नो इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो इजिली थ्रू देम, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजिली इसमें फ्लो नहीं होते हैं। तो ये बात सही है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजिली फ्लो नहीं हो पाते हैं, इसीलिए जो करंट आती है वो आपकी उसमें फ्लो नहीं हो पाती। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। दे आर क्रिस्टल, वो इसलिए फ्लो नहीं होता क्योंकि क्रिस्टल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस करंट फ्लो होने के लिए आपको उसमें बस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्रिस्टल हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दे हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन ऑन देयर सरफेस, उनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सरफेस से। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये कोई परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है जिससे हम कह सकें कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के लिए ये बात सही होगी। ये बात तो बल्कि इंसुलेटर्स के केस में गलत हो जाएगी कि उनके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो एज ए कंडक्टर बिहेवियर करेगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इंसुलेटर की नहीं। तो ये वाली ऑप्शन भी आपका गलत हो गया और जो आपका राइट आंसर आ गया वो बी आ गया। तो सिर्फ पढ़कर सिंपल करने वाला, टिक करने वाला क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं सॉल्व करना, कुछ भी नहीं सोचना और बस सिंपल आपको टिक करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, सपोज ए रॉड इज गिवन नेगेटिव चार्ज व्हाइल रिविंग इट विद ए बूल एंड विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको पूछा हुआ है इसमें से कौन सा करेक्ट है। एक रॉड है, उस रॉड को मैंने बूल से रब किया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला है पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू बूल। पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि हमारे प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कभी भी जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन होता है या इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उस केसेस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो पॉजिटिव जो चार्ज होंगे वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, आपके इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। तो पहले जो दो ऑप्शन है वो आप देखते ही गलत कह सकते हैं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बोला हुआ है आपको नेगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर फ्रॉम रॉड टू वूल। रॉड से निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वूल में। अगर ऐसा होता तो रॉड पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता और वूल पे आपका नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन क्वेश्चन में हमारा उल्टा बोला हुआ है तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपका सही है। लास्ट में क्या बोला हुआ है, निगेटिव चार्ज आर ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू रॉड। निगेटिव जो चार्ज होंगे इस वाले से इस रॉड पर निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो इसके निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गए और जो आपकी वूल हो गई वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, प्रोटॉन्स में कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, हमेशा इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनडीए 2017 का। आपको बोला हुआ है ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलोइक मेटल स्फीयर इन रेडियस ऑफ, इनर रेडियस आपकी ए दी हुई है एंड आउटर रेडियस इज वी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर डिनोटेड बाई ई। तो आपको फॉलोइंग ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। वो बोल रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस ए है,
ये वाली रेडियस एंड आउटर रेडियस आपको बी गिवन है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। ये वाली जो रेडियस होगी ये पूरी रेडियस बी है आपकी, और ये वाली जो रेडियस है इनर रेडियस ये ए है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फॉर आर लेस देन ए एंड ग्रेटर देन बी। मतलब ए से बड़े के लिए ए अगर हम रेडियस देखें ये वाली, तो ए से बड़ा और बी से छोटा ये वाला पोर्शन आएगा, मतलब इस वाले पोर्शन में मेटल होगा। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है? नहीं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो बोला है E इक्वल्स टू 0 फॉर आर लेस देन ए, इस वाले खाली स्पेस में ये जो स्पेस है आर लेस देन ए के लिए जितना भी स्पेस आएगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हमने इस अपने रिवीजन वाले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया हुआ है। बाय गॉस लॉ हम प्रूव करते हैं कि जब भी कोई मेटल होता है उसके अंदर अगर हॉलोइंग मेटल है वो, तो उसके अंदर खाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आ गया। बाकी सारे ऑप्शन अगर आप गॉस लॉ से प्रूव करना चाहेंगे तो वो ऑप्शन सारे ही गलत होंगे। फिलहाल आपका आंसर जो है वो बी है, ये जरूरत भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn from the electric bulb of 20 meter amount of charge flow that amount of charge पूछा है आपको, Q इक्वल्स टू I इंटू टी कर देंगे हम। I आपको क्या दिया है 0.5 एम्पियर, T आपको दिया है 20 मिनट, मतलब 0.5 ऐसा यूनिट में मैं चेंज कर लूंगा 20 इंटू 60 सेकेंड, और जो आपका आंसर आ जाएगा वो 60 कूलॉम आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको चार्ज पूछा गया था। मैं चार्ज I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हेन ए लॉन्ग ड्राई हेयर इज ब्रूज्ड एट ए स्ट्रैंड ऑफन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ ब्रशिंग। जब इसको इस तरह से समझे जैसे अगर मैंने कोई अपना एक बाल लिया और अपने बालों में किसी भी चीज से ब्रश किया, सपोज दैट मैंने अगर पेन से अगर आप ब्रश करेंगे अपने बालों को, तो वो जो आपस में पेन होंगे वो एक दूसरे को रिपल्स करने लगेंगे। या अगर आप दो बालों को भी रखें, अलग अलग बालों से एक पेन को ब्रश करें, तो भी वो एक दूसरे से रिपल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें सेम चार्ज ही आ जाएगा, सेम चार्ज से वो चार्ज हो जाएंगे। तो जब आप दो सिमिलर चीजों को एक साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगी। तो यही पूछा हुआ है, मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ वाइल ब्रूशिंग। तो पहला पूछा एयर इज बीइंग ब्रॉस्ट ऑन थ्रू द स्ट्रैंड, मतलब क्या एयर एक दूसरे को, जैसे मैंने इसे बाल से रखला और सपोज दैट इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाल पे नेगेटिव आ गया, फिर इस दूसरे को मैंने दूसरे बाल से रखला और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज जो बाल का है, हेयर का है, वो आपका अलग है। अब मैंने इनको पास रखा तो ये एक दूसरे को रिपल कर रही है। क्यों? क्योंकि एयर एक दूसरे को जरूर पुश आउट कर रही है? नहीं बेटा, इसमें तो चार्ज की कहानी है, तो सारी चार्ज पे ही चलेगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज आर बीइंग इंड्यूस्ड ऑन एयर, तो इस एयर के बीच में स्टैटिक जो चार्ज होगा वो इंड्यूस हो जाएगा और वो एक दूसरे को रिपल करेगा। इसके कारण ये आपस में रिपल हो रही है, ना कि एयर के कारण। तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत हो। बाकी भी गलत हो जाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर टू हीट, बिल्कुल गलत बात है। ग्रेविटेशन अट्रैक्शन तो बहुत छोटी, बहुत बड़ा फोर्स है, तो बहुत बड़े बड़े मासेस पे लगता है। यहाँ ग्रेविटेशन भी नेग्लिजिबल होगा, इसकी भी आपको जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इस एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। टू सिमिलरली चार्ज बॉडी आर केप्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम एयर। दो सिमिलर चार्ज की वैल्यू 5 सेंटीमीटर अपार्ट एक दूसरे से रखी जाती हैं। इफ द सेकेंड बॉडी इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम फर्स्ट बाई अनदर 5 मीटर। अगर सेकेंड बॉडी फर्स्ट से और 5 मीटर दूर कर दी जाती है, पहले तो 5 मीटर ऑलरेडी थी, अब मैंने 5 मीटर और दूर कर दी, तो मेरा टोटल दूरी कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर। देयर फोर्स ऑफ रिपल्सन मिल गई। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल क्या आता है? 1/r। तो बेटा 1/r से मैं प्रोपोर्शनल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो F2/F1 क्या आएगा? R1/R2 का स्क्वायर। F2 इक्वल्स टू आएगा R1/R2 का स्क्वायर F1। R1 मेरा R है, मैंने दुगनी डिस्टेंस कर दी, F2 का स्क्वायर इंटू F1 यानी 1/4 F1, मतलब रिड्यूस्ड बाई 1/4 ऑफ
1/4 से आपका जो नया फोर्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं चार्ज मेरा कांस्टेंट है, चार्ज में चेंज कर नहीं रहा हूँ, और उनकी जो k है वो भी कांस्टेंट है, तो मैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r² लिख सकता हूँ, और ये जो फोर्स होगा वो 1/4 से घट जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज V, चार्ज रिड्यूस्ड द B, आपका कोई पोटेंशियल है। अब आपको बोला चार्ज इज डबल, चार्ज मैंने डबल कर दिया k, डिस्टेंस इज ऑल्सो डबल, ये बोला चार्ज इज डबल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज चार्ज इज डबल, तो डिस्टेंस भी मैंने डबल कर दी, तो न्यू पोटेंशियल 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k³ मतलब मेरा जो न्यू पोटेंशियल होगा वो भी वही आएगा पुराने पोटेंशियल के जैसे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए टिपिकल सब्सटेंस सडनली ड्रॉप्स आउट जीरो, द सब्सटेंस कॉल्ड, जिस सब्सटेंस का भी रेजिस्टेंस जीरो ना हो ऐसा सब्सटेंस आइडियली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। ये बस बेसिक थ्योरी की बात है। इसमें इंसुलेटर में आर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए इसमें फ्लो नहीं होता है करंट, मतलब इनफाइनाइट तक होता है। इसमें आर जीरो होता है, इसमें आर कुछ वैल्यू आती है, और सेमीकंडक्टर में और इन दोनों में रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू आती है। तो बेटा पहला आपका ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट इज, पैरेलल प्लेट इज डबल, कैपेसिटी ऑफ की पैरेलल प्लेट की क्या दी जाती है? ये आपको बोला हुआ है डबल कब हो जाती है? डबलिंग द एरियाज ऑफ प्लेट। अगर हम एरिया को डबल कर दें 2a, तो आपकी ये 2c हो जाएगी, मतलब ये सही है। फिर मैं थर्ड चेक करता हूँ, रिड्यूसिंग डिस्टेंस बाई सेपरेशन बाई हाफ। अगर मैं इसका सेपरेशन हाफ कर दूं बेटा, a एप्सिलॉन नॉट d अपॉन 2, मेरा आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट d, मतलब मेरा 2c आ गया, मतलब ये वाला भी मेरा सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएंगे। आप दूसरे जो ऑप्शन चेक करेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। डबलिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, अगर मैं सेपरेशन को डबल कर दूंगा तो ये c/2 आ जाएगा, वो की गलत हो जाएगा। फिर वो बोल रहा है वो डबलिंग बोथ एरियाज एंड प्लेट, एरिया और डिस्टेंस को मैं दोनों को डबल कर दूंगा तो फिर ये c आ जाएगा, फिर हमारा डबल नहीं हो पाएगा, ये वाला भी गलत है। तो आपका ऑप्शन 1 और 3 सही आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर सेपरेटली चार्ज एंड देन ब्राउट इन ए कॉन्टैक्ट, मतलब पहले मैंने दो कंडक्टर ले लिए, इनको चार्ज कर लिया, सपोज दैट पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसको भी मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया अलग अलग। अब मैंने इनको एक वायर से जोड़ दिया, इस पर Q1 है, इस पर Q2 है। तो आपको पूछा कि क्या चीज कंजर्व रहेगी, तो कंजर्वेशन बेटा क्या करेगा, जब अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने पर इसमें चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो Q1 मैं बोल सकता हूँ अगर इसका चार्ज है और सेपरेटली दूसरे वाले का चार्ज Q2 है, तो इन दोनों को अलग अलग जोड़ने पर जो चार्ज आएगा वो ही Q1 प्लस Q2, बाद में उनको जोड़ने में फाइनल जो चार्ज होगा वो उतना ही होगा। तो इस केस में आप क्या होता है, चार्ज इस केस में एनर्जी, चार्ज आपका जो है वो कंजर्व रहता है। तो टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज कंजर्व। आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे इस तरह के, जब हम कैपेसिटर में करते हैं तब उस केस में हम इसमें चार्ज कंजर्व लेते हैं और Q को C भी करके हम फाइनल आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका आंसर जो करेक्ट आ जाएगा वो B आ जाएगा। चार्ज कंजर्व क्यों रहेगा, क्योंकि बेटा जोड़ने पर एनर्जी और ये सारी चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी, आपका चार्ज ही ट्रांसफर होगा। तो फाइनल चार्ज जोड़ने के बाद ये रहेगा, और जोड़ने से पहले अगर हम अलग अलग ऐड करें तो वो ये आएगा, तो इसमें चार्ज कंजर्व होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। हॉलो मेटल वॉल कैरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हॉलो मेटेलिक बॉल है, तो इसके कहाँ पर करंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये गॉस लॉ का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी भी मेटल के अंदर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है। तो इनसाइड ऑन द सरफेस या इनसाइड द स्फीयर या आउटसाइड, तो इनसाइड द स्फीयर सही हो जाएगा, ऑन द सरफेस भी होगा, इसके बाहर भी होगा, और ओनली एट सेंटर भी गलत है। हालांकि सेंटर पे जीरो होगा लेकिन ओनली सेंटर पे होगा, ये चीज गलत है। तो आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑब्वियस क्वेश्चन था, आप सी इसमें करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है नेट चार्ज इन कैरिंग कंडक्टर इज। आपका जो नेट चार्ज होता है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर का, वो ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स कई बार गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है,
तो नेट चार्ज उसका नेगेटिव होगा। लेकिन ये चीज गलत है। क्यों गलत है? नेट चार्ज आपको पूछा है कि मतलब कोई भी कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनमें करंट फ्लो हो रही है I, तो नेट चार्ज बेटा क्या होगा? जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पीछे आपको पॉजिटिव आयन छोड़ता होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे अपने पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ते होंगे। तो हम नेट जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का जो नेट चार्ज होगा वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें पॉजिटिव आयन होते हैं। तो जो नेट चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर का या इंसुलेटर का या किसी भी मटेरियल का, नेट चार्ज कभी भी आपको पूछे जाए तो नेट चार्ज हमेशा 0 होता है, वो बॉडी नेगेटिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो नेट चार्ज जब भी पूछा जाएगा तो वो आपको 0 होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बेटा है आपका नॉन कंडक्टर्स हुज पोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चीजें नॉन कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज होती हैं उसे क्या कहते हैं? पोलराइज ऐसे ही होंगी बेटा, प्लस माइनस अलग अलग हो जाएंगे। आपको पता है ये डाइलेक्ट्रिक्स में होता है। डाइलेक्ट्रिक्स इस तरह से पोलराइज होते हैं। अगर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो बाकी किसी में ये फिनोमेना शो नहीं होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स में बेटा पोलराइज होते हैं, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक्स को हम कैपेसिटर में एज ए मटेरियल यूज करते हैं उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, या हमें जिस भी रिस्पेक्टिव में चाहिए होती है उसकी कैपेसिटेंस। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन डिवाइस कॉल्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जिस डिवाइस में स्टोर होता है क्या होता है बेटा? कैपेसिटर। बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, कोई भी आपको इसको सोचना नहीं है, बस आप इसे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने ई का फॉर्मूला पढ़ा हो F/Q, ये बोल रहा है कि टेस्ट चार्ज ये है, ये यूनिट चार्ज है, मतलब E/F। तो F जो भी फोर्स होगा वो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ग्रेविटेशन वैसे ही सही नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला भी नहीं होता, और न्यूक्लियर फील्ड या न्यूक्लियर वाली चीजें इसमें आ भी नहीं रही, तो वो चीज वैसे ही नहीं होगी। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? सिमिलर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रश टुवर्ड्स ईच अदर एंड गेट रिपल्ड। सिमिलर जो चार्जेस होते हैं वो, तो बेटा ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि सिमिलर जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे की तरफ रश करते हैं और एक दूसरे को रिपल करते हैं, सिमिलर चार्ज वाली चीजें। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक ही सारे क्वेश्चन है एनडीए में, कोई टफ या इस तरह की चीजें नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। इसमें से कौन सी करेक्ट है? आर इमेजिनरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन होती है वो कोई रियल लाइन नहीं होती, वो हम बना लेते हैं अपने समझने के लिए कि वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो ये सारी लाइनें जो होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं। फिर आपका ये डी आ गया इसमें। नेक्स्ट आपको है बेटा, टू सिमिलर पोल्स रिपेल्स ईच अदर ऑफ। इस सिमिलर पोल हैं वो इस फोर्स से आप रिपल कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने ट्रिक वाले भी डिस्कस किया, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ मेथड, हम सारी चीजें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। व्हेन दे प्लेस ऑन 16 सेंटीमीटर, फिर वो बोल रहा है कि अगर आपने डिस्टेंस जो कर दी वो 8 सेंटीमीटर कर दी तो फोर्स आपका क्या होगा? अगर बाकी सारी चीजें सेम हो तो फोर्स अपान होता है 1/r²। तो दूसरा वाला फोर्स क्या होगा? F1 इक्वल्स टू R1/R2 का स्क्वायर। बस F2 क्या आ जाएगा आपका? R1 आपका कितना है? 16, R2 फिर मैंने कर दिया 8 का स्क्वायर इंटू F1, यानी ये हो जाएगा 2, ये 4, F1 की वैल्यू आ जाएगी 0.5, यानी आपका आंसर आ जाएगा बी। तो एक बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सिंपल सी फॉर्मूला लगाना था, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। Which one of following is correct in negative charge glass rod always less electron than proton and this less electron than proton। इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। लेस इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कम है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें प्रोटॉन्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन लेस है और न्यूट्रॉन से कंपैरिजन हो रहा है तो वो सेम चीज, क्योंकि अब प्रोटॉन उसके बराबर होंगे तो वो न्यूट्रल होगी, प्रोटॉन उससे ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, तो प्रोटॉन के ऊपर डिसाइड करेगा वो। लेस प्रोटॉन
देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर में, तो फाइनल जो चार्ज आएगा उसका इलेक्ट्रॉन्स के कारण आएगा, मतलब वो चार्ज जो आपका आएगा नेगेटिव। आपका आंसर सी सही आ जाएगा, डी हमें चेक करने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर हाउस वी गेट 20 वोल्ट AC, व्हाट डज इट मीन्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन AC का है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। AC में जो 220 वोल्टेज होती है, ये बेटा RMS वैल्यू होती है उसकी रूट मीन स्क्वायर, या हम इसे ही कह देते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू। RMS वैल्यू क्यों लेते हैं AC में, क्योंकि AC बेटा जो होती है अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो हमेशा वेरी करता रहता है। जैसे 220 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस टाइप करंट होता है। अब ये करंट कभी तो 220 पूरा होगा, कभी माइनस 220 होगा। माइनस 220 का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, कभी ये जीरो होगा। तो इन सब में ये वेरी करता रहेगा। आप एक टाइम पर आप एक करंट नहीं बता सकते, मतलब एक टाइम पर एक करंट तो बता सकते हैं, पर हम किसी इंटरवल में नहीं बता सकते कि वो कितना होगा, वो हर टाइम पर चेंज होता रहता है। तो इसीलिए AC में जब हम लेते हैं तो उसमें हम RMS डिफाइन करते हैं या इफेक्टिव वोल्टेज डिफाइन करते हैं। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है, एवरेज वोल्टेज भी नहीं है। एवरेज वोल्टेज क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका एवरेज निकालें तो साइन का कर्व जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे आएगा, तो एवरेज जीरो आएगा। तो एवरेज जीरो का मतलब ये करंट तो जीरो है नहीं, तो जीरो आएगा तो उसकी वैल्यू ही नहीं आएगी। इसका मतलब ये भी नहीं है। पीक वोल्टेज ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 220 अच्छा मैंने 220 यूज कर लिया, आप 200 की जगह 200 भी यूज कर सकते हैं। तो 200 क्या होगा, एक्चुअली हमारे घरों में 220 वोल्टेज आती है, तो इसीलिए मैंने 220 यूज किया हुआ है। फिलहाल क्वेश्चन में 200 दिया हुआ है, तो 200 पीक वोल्टेज तो होगा, लेकिन वो हमेशा 200 नहीं रहेगा, वो वेरी करता रहेगा। ये साइन की कर्व की वैल्यू 200 और माइनस 200 होंगी। तो पीक वोल्टेज तो ये एक केस में सही होगा कि पीक वोल्टेज होगा, लेकिन बाकी सारे केसेस में ये सही नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव वोल्टेज या RMS वोल्टेज इन द केस ऑफ AC। इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम AC वाला चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा है ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर सच दैट पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस इज दिस। एक हॉलो सिलेंडर है, उसके बाहर की जो सरफेस की पोटेंशियल है वो 500 वोल्ट है, 50 सेंटीमीटर का आपका है। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज। आपको पता है हॉलो स्फीयर जब अपने गॉस लॉ में पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है और पोटेंशियल इसके अंदर हमेशा वो ही रहता है जो इसकी सरफेस पर है। तो ये चीजें ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा और पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो बाकी सारी चीजें हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं, लेकिन जो आपका आंसर है वो 500 वोल्ट ही रहेगा उसके अंदर भी। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बेटा यहाँ हमारा लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स फिनिश होता है। आपने देखा कि कितने इजी क्वेश्चन आए, सिर्फ आपको बेसिक इलेक्ट्रोस्टैट्स की नॉलेज हो, आप उन सारे क्वेश्चंस को करके ले जाएंगे। तो ज्यादा कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हमारे रिवीजन वाले ट्रिक वाले लेक्चर ध्यान से पढ़ते रहिए। बाकी जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट आपको इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर सेपरेटली चार्ज एंड देन बी इन कॉन्टेक्ट, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स अलग अलग चार्ज किए गए और फिर कनेक्ट कर दिए गए, तो आपको क्या होगा।